नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी सियासी दल, खास तौर पर बीजेपी, विशेष रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पार्टी ने संगठन के साथ जमीनी स्तर पर भी माइक्रो प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल सीएम योगी ने तीसरी बार अपने मंत्रियों के मंडल प्रभार में बदलाव करते हुए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब मंत्री तो मंडलों और जिलों का दौरा करेंगे ही साथ मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी मोर्चा संभालेंगे। इस तरह योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के जरिए यूपी में व्यवस्थाओं की समुचित समीक्षा करने और खुद जमीनी हकीकत जानने का प्लान तैयार किया है। आपको यह भी बता दें कि योगी सरकार 2.0 के गठन के साथ ही सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव 2022 के लोक कल्याण संकल्प पत्र के संकल्पों को 5 साल की बजाय 2 साल में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सभी विभागों से 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 वर्ष और 5 वर्ष की कार्य योजना तैयार कराई गई है। 2024 को लेकर बीजेपी जहां माइक्रो प्लानिंग कर रही है, तो दूसरी ओर सपा, कांग्रेस, बसपा और कांग्रेस की कुछ खास तैयारियां नहीं दिख रही है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल सपा का तो फिलहाल हर दांव ही उल्टा पड़ रहा है। दरअसल एमएलसी चुनाव में सपा कैंडिडेट कीर्ति कौल का पर्चा महज इसलिए खारिज हो गया क्योंकि उसकी उम्र 30 साल के बजाय 28 थी। इसके अलावा रामगोपाल यादव के सीएम योगी आदित्यनाथ से अकेले मिलने जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ओपी राजभर से लेकर शिवपाल यादव तक अखिलेश के खिलाफ आक्रामक हैं। ऐसे में सवाल यही है कि फिर सपा या दूसरे विपक्षी दल बीजेपी को 24 के रण में कैसे टक्कर देंगे। अब इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। अग्निपथ के आज के मुद्दे, माइक्रो प्लान से पूरा होगा मिशन। तो माइक्रो प्लानिंग से पूरा होगा मिशन। बीजेपी की तैयारी छोटे स्तर पर है क्योंकि बीजेपी जानती है अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में उसको अच्छी खासी जीत दर्ज करानी होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और अगर पिछले बार लोकसभा की बात करें तो 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य है 80 के 80 सीटों पर, क्योंकि इसके पहले जो 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें 71 सीटें बीजेपी के हिस्से में थी, लेकिन फिर इस बार सीटें कम हुई और 62 सीटें आई। और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 300 से ऊपर थी, 300 प्लस में थी, लेकिन इस बार बीजेपी के पास 255 सीटें ही हैं। तो बीजेपी को पता है कि कुछ इसकी जड़ें उत्तर प्रदेश में कुछ कमजोर हुई हैं, उसी को मजबूत करने के लिए अब यहां पर माइक्रो प्लानिंग की तैयारी कर रही है। माइक्रो प्लानिंग के जरिए बीजेपी अब अपने जो वोटर्स है उनको आकर्षित करेगी और संगठन को, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देकर अपने जो वहां पर मजबूती है उसको और मजबूत करेगी। तो इसी खास चर्चा पर हम बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। डीपी यादव जी हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रवक्ता प्रसपा लोहिया जी हैं। डीपी यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। हरीश श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही रविंद्र सिंह पटेल जी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरएलडी के। रविंद्र जी आपके बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, आप लोग अच्छे से पता है कि अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में आना होगा, क्योंकि इसके पहले जो लोकसभा हुआ था 2014 में आप लोग 71 के आसपास थे आप लोग, लेकिन उसके बाद जो फिर 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के उसमें आप लोग 62 में आ गए हैं और कहीं ना कहीं जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं खतरे में ना पड़ जाए या उसका कुछ नुकसान ना हो, इसी वजह से जो माइक्रो ब्लॉगिंग आप लोग कर रहे हैं ये किस तरह से काम करेगी और आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी का आधार था पहले के मुकाबले अब खसकता जा रहा है, क्योंकि विधानसभा भी आपकी सीटें कम हुई हैं चुनाव जो हुए थे विधानसभा के? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है
वो जनता के प्रति, जन सरोकारों के प्रति एक जवाबदेह सरकार है और पारदर्शी व्यवस्था की सरकार है, पारदर्शी शासन व्यवस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली प्राथमिकता है कि हम जन सरोकारों के प्रति, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझें। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी माइक्रो प्लानिंग करती है, नीचे सबसे देश में जाकर के, बूथ स्तर पर जाकर के जहाँ वो संगठन की प्लानिंग करती है पार्टी, वहीं सरकार के तरफ से सरकार के माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायक और सांसदगण जिलों में जाकर के, बूथों पे जाकर के, हर जगह जाकर के जनसंवाद करते हैं, लोगों की जन समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं और जहां सरकारी जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन में कहीं कोई विफलता है या कहीं कोई कमी खामी है तो उसको पूरी तरह से दुरुस्त करने का काम करते हैं और ऐसे जो सरकारी अमला है जहां उसकी कोई कमी नजर आई उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। तो मुख्य मकसद यह है कि हम जन सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर पूरी तरह से खड़े होते और यही लोकतंत्र की जो मूल आत्मा है कि सरकार जनता के लिए होती है, जनता द्वारा होती है। तो उस जो मूल जो भावना है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साकार करने का काम करती है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का लक्ष्य है उसको लेकर के काम कर रही है। आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी सरकार की सूचना कार्यक्रम है, उसमें देश की जनता की खुशहाली है, समृद्धि है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए, उनको रोजगार संपन्न बनाने के लिए, उनको समृद्ध खुशहाल बनाने के लिए सारे कार्यक्रम होते हैं। तो सतत संवाद और समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम उस जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं ताकि जो जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के प्रति है, वो और निरंतर और सतत और मजबूत हो। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मंत्रीगणों की, मंडलों की जवाबदेही दी है, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों को जिले की जिम्मेदारी दी है। तो इस तरह से क्योंकि हम एक जो जनता के प्रति जवाबदेही है, हम प्रॉपर सरकार मॉनिटरिंग कर सके उन कामों का जो लोगों की, जनता की खुशहाली के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई, उनके हित के लिए, लोक कल्याण के लिए जो बनाई गई। नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम खुद इस ओर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर इतने बड़े बड़े मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है ध्यान रखने के लिए। पहले भी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी ये था। अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में भी सभी माननीय मंत्रीगणों को जनपदों का प्रभार दिया गया था। जनपदों का प्रवाह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी थी और सब विधायकगण, सांसदगण सबके लिए जिम्मेदारियां तय। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कहा ऐसे पहले भी था और वही कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग। लेकिन सबको पता है कि जो 2024 को लेकर चुनाव होने वाले, इसको लेकर बीजेपी जरा सा भी यहाँ पर कोई चूक नहीं रखना चाहती, इसलिए फिर से 2 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। रविंद्र सिंह जी, आप अभी सपा के साथ गठबंधन में हैं। देखिए, सीधा मुकाबला आप लोग का बीजेपी से, और बीजेपी अभी 2 साल पहले से ही माइक्रो ब्लॉगिंग के तहत अपनी रणनीति तैयार कर रही है। जो उनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनके, वो भी मंडल स्तर और जिले स्तर पर ध्यान रखने के लिए उनको एक पूरी रणनीति के तहत उनको उतारा जा रहा है मैदान में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग की गठबंधन की बात करें तो आप लोग गठबंधन में बहुत ही खींचतान चल रही है। राजभर कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। तो कैसे और किस तरह से चीजों को लेकर आप लोग आगे जाएंगे? क्योंकि देखिए, अभी जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, जो उसमें सपा की जो प्रत्याशी थी कीर्ति कौल, उनकी उम्र 28 साल की थी, लेकिन तब भी उनको उनका नामांकन भरने के लिए उनको भेज दिया गया। और उनको ये तक नहीं पता था पार्टी वालों को कि एमएलसी चुनाव के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। तो इस तरह की गलती के साथ आप कैसे बीजेपी से आप मुकाबला करेंगे 2024 में? नहीं, निश्चित तौर पे
जो विधान परिषद के उपचुनाव में त्रुटि हुई है वो निश्चित तौर पे विचारणीय प्रश्न है, और इस पर विचार कर रहे होंगे समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन जो आपका सवाल आज का नहीं, लेकिन मुद्दा है रमेश सिंह जी, देखिए विचार तो इस पर होता है कि अगर रणनीति में कहीं कुछ चूक हो जाती है, कैसे हम हार जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज था कि उम्र 30 साल की होनी चाहिए। 28 साल के आपने एक उम्मीदवार को आपने एमएलसी चुनाव के लिए खड़ा कर दिया, तो इस तरह की चीजें अगर गलती होगी, फिर कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं जानबूझ कर अरे बीजेपी का जो कैंडिडेट खड़ा उसको जिताने के लिए तो ये नहीं की गई, क्योंकि सवाल फिर ये भी खड़ा होता है दूसरी तरफ से। अब इसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, मैंने कहा लेकिन आपका भी एक एंगल ले लेता हूं, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के है नहीं, आप गठबंधन में, आप उनके साथ। यस, हम सपोर्टिव भूमिका में है, मुद्दों के आधार पे हमारा उनके साथ सहयोग है, समर्थन है। और जो आपका आज का मुद्दा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, मैं तो अपने शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे टाइम पे चुनावी मोड में रहती है। उसका प्रत्येक कार्य चुनावी दृष्टिकोण को रख के, चुनाव को रख करके होता है। और जो आपने बताया कि आज अपने मंत्रियों को प्रभारी बनाया है, ये पुरानी परंपरा रही है। तमाम सरकारें आई हैं इसके पहले, चाहे बीजेपी बन रही हो, चाहे उसके पहले अखिलेश जी की रही हो, चाहे उससे पहले भी सरकारें रही हो, तमाम मंत्रीगण तमाम जिलों के प्रभारी बनते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के समय में हुआ करता था, वो आज बिल्कुल नहीं है। आज जिस तरीके से सत्ता के नशे में मदमस्त और चूर होकर के जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे जिस तरीके से पुलिस का हो, अगर विपक्ष के नेता किसी जनहित के मुद्दे पे संघर्ष करना चाहे, आंदोलन करना चाहे, चक्का जाम करना चाहे, धरना करना चाहे, तो उसके खिलाफ जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, संगीन धाराओं में मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, यह प्रदेश और देश की जनता देख रही है। एक बदलाव के लिए प्रदेश और देश की जनता ने एक बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं, आज अगर भारतीय जनता पार्टी में मैं अगर विपक्ष में रह के गलत हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लूं 20 रुपए की, 50 रुपए की, तो मैं गंगा जल में धुल जाऊंगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को बड़े विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने मौका दिया, लेकिन जिस तरीके से एक थ्रेट दे करके, एक भय पैदा करके, एक वर्ग विशेष को चिन्हित करके समाज में नफरत की राजनीति परोसी जा रही है, निश्चित तौर पे यह संविधान के दायरे में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जनता के द्वारा जनता के लिए, तो क्या जनता सिर्फ एक खास वर्ग के लिए? मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, आज गन्ने का बकाया नहीं खास वर्ग से आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है थोड़ा आप स्पष्ट कर दें तो हरीश जी उसका जवाब भी दे पाएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट कर रही है, अपने लोगों को जिस तरीके से लाभ पहुंचा रही है, निश्चित तौर पे वह नाकाबिल है। और आप ये समझे कि अगर आज समाज में आप आम किसी तरह पे खड़े हो जाएं, तो निश्चित तौर पे आपको भारतीय जनता पार्टी का एक जो षड्यंत्र है वो समझ में आ जाएगा। गांव किसान की बात आप करें, खेत खलिहान की बात करें, आज इस समय रोपाई का काम चल रहा है। बरसात के सीजन में जिस तरीके से जल जमाव हुआ है, जिस तरीके से नगर पालिकाओं में अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार का आलम चरम पे है, नालियां बजबजा रही हैं। कहीं आपने बड़े बड़े सब्जबाग दिखा दिए, बड़े बड़े सपने बेचे आपने, उन सपनों में लोक लुभावन बातें करके आपने जनता का वोट तो ले लिया, लेकिन जनता की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने में आप नाकाम है। और चलिए, यही बातें लेकर आप विधानसभा चुनाव में भी आप गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से, हालांकि सीटें आप लोग की गठबंधन की बड़ी है, लेकिन फिर से बीजेपी ने सरकार बनाई। परसेंटेज बढ़ा है। नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन आपने जो एक दूसरा कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हालांकि देखिए राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है चुनाव लड़ना, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत नहीं है। खैर ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जीपी यादव जी, प्रसपा किस तरह से अपने आप को इन चीजों में देखती है, और जो आने वाले लोकसभा चुनाव है 2024 में, क्योंकि बीजेपी तो पूरी माइक्रो ब्लॉगिंग के साथ अपनी तैयारी कर रही है, प्रसपा जो लोहिया प्रसपा है वो अपने आप को किस तरह से आकलन करती है 2024 को लेकर? क्या रणनीति होगी आप लोग की? निश्चित रूप से 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए भी, भारतीय
भारतीय संविधान के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए उसकी खासियत है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर से तैयारी भी करती है। हमें कोई मतलब इसको कहने में गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रबंधन होता है वो जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत होता है। अन्य पार्टियों को भी इससे सीखना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन आप जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में जनता की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, जनता की शिक्षा के लिए, जनता के कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लगातार जीत रही है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी जीत गई है 2022 में। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय देखिए किस प्रकार से आप जो है चाहे शिक्षा के ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था ले लीजिए, लोगों को दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, लोगों को जो छात्र हैं उनको अभी तक कॉपी किताब उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जहां तक बात आपने पूछी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आई थी, चुनाव लड़ी थी, क्योंकि जनता की मंशा थी। उत्तर प्रदेश के लोग चाहते थे कि एक ऐसा गठबंधन बने जो समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर के चले, चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे लेकर चले, लोहिया जी के विचारों को आगे लेकर के चले, कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों को आगे लेकर के चले। लेकिन देखिए किस प्रकार से उसका प्रमाण मिला है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग दंभ में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, कहीं ना कहीं अहंकार में रहते हैं, वो दूसरे की बातों को सुनते नहीं है। जो गठबंधन दल थे उसकी जो एक जो अच्छा आपके डीपी यादव जी, अभी जितना भी आपने कहा उसमें बीजेपी की आपने शुरुआत में तारीफ की और आप अभी समाजवादी पार्टी के आप गरिया रहे हैं आप, तो क्या आने वाले दिनों में 2024 में आप बीजेपी के साथ लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी माइक्रो ब्लॉगिंग के तहत, माइक्रो प्लानिंग के तहत सीधे मैदान में उतर रही है और बीजेपी खास तौर से जिनके साथ उनका 36 का भी आंकड़ा चल रहा होता है उसको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है। तो भले आप 2022 में आप समाजवादी पार्टी के साथ गए, अगर क्या कोई गुंजाइश बनती है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है, एक तरफ राजभर भी और अखिलेश यादव और दोनों के बीच में हॉट टॉक्स चलते रहते हैं, तो आप लोग का क्या है? क्या है समाजवादी पार्टी के साथ ही 2024 में उतरेंगे, या अगर बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आता है तो आप साथ जाएंगे? आप देखिए समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसकी समाजवादी पार्टी की इस समय एक कह लीजिए हरकतें हैं, जिस प्रकार से वो नहीं चाहती है कि 2024 में भी वो कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करे समाजवादी पार्टी। आप देखिए एक जो मूलभूत जानकारी होती है, आपको विधान परिषद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, इतने बड़े बड़े नेता अपने आप को कहने के लिए हैं और वो 30 से 28 साल के फार्म के ऊपर दस्तखत करते हैं। क्या उनको बताने वाला कोई नहीं है कि किस प्रकार से संसदीय, किस प्रकार से संवैधानिक यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है? आप जो मिनिमम एज है उसमें भी आप कहीं ना कहीं आप उस कैंडिडेट को भी धोखा दे रहे हैं जिसको आपने डिक्लेयर किया हुआ चुनाव लड़ने के लिए। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उस कैंडिडेट की? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे पार्टी की जहां तक बात है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा गठबंधन बने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो समाजवादी विचारधारा का गठबंधन हो। चलिए तो मैं दोबारा आपसे पूछूंगा वो किस तरह का गठबंधन होगा, क्योंकि बीजेपी तो अपनी लगातार तैयारी कर रही है, आप लोग की क्या तैयारी होगी? जी हरीश श्रीवास्तव जी। जी हरीश जी, एक बात और जी मैं क्लियर कर दूं, हमारे पार्टी की मीटिंग हो रही है, हमारे नेता का ये स्पष्ट आदेश है कि आप जनता के बीच में जाइए, संगठन को मजबूत करिए और चुनाव के समय गठबंधन होते हैं, इस समय गठबंधन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप अपने आप को फिलहाल जी बिल्कुल, तो आप अपने आप को मजबूत करेंगे, फिर उस वक्त देखेंगे स्थिति कैसी है और कौन कहां किस तरफ जाने से फायदा होगा, पूरा ये सब जोड़ घटाव करने के बाद फिर आप गठबंधन करेंगे। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, जो एक लक्ष्य था 2022 में जो आप लोग वादे करके मैदान में उतरे थे, और अब उस लक्ष्य को आप लोग जो भी वादे थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग पूरा करने का भी आपने फिर से उसको लक्ष्य रखा है। अब जो 5 साल की प्लानिंग थी उसको आपने और डिवाइड कर दिया है कि उसको कुछ 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में। तो 2024 को लेकर इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के ऊपर, और योगी आदित्यनाथ फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जरूर चाहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें यहीं से है। अगर यहाँ से फिर से आप लोग अच्छा बेहतर आप लोग यहाँ से परफॉर्मेंस करते हैं तो लोकसभा का जो रिजल्ट होगा वो और अच्छा आएगा और फिर से दोबारा केंद्रीय सरकार बनने में ज्यादा मुश्किलें आपको नहीं होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अखिलेश यादव की बात करें या विपक्षी पार्टियों की बात करें, वो लगातार उनके जो गठबंधन है वो टूटते जा रहे हैं। देखिए अभी प्रसपा की तरफ से भी जो हमारे साथ मौजूद हैं डीपी यादव जी, वो भी खासे नाराज चल रहे हैं। तो क्या कुछ और गठबंधन नए दिखाई दे सकते हैं? आप लोग संगठन के तौर पर अपने आप को यहाँ पर मजबूत तो कर रहे हैं, मंत्रियों को उतार रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद उतर रहे हैं, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, क्या आपका जो घर है, आपका जो एनडीए, उसको और बढ़ाएंगे? कुछ और पार्टी शामिल करेंगे आप लोग?
और प्रसपा के जो प्रसपा है उसको लेकर क्या आपकी राय, ये भी जरूर बताएं, क्योंकि डीपी यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है वो भी सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, लेकिन जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र की जो ये संसदीय प्रणाली है, लोकतंत्र की जो पद्धति है, उसके प्रति जो उनके जिस तरह से वो एक्ट अपान करते हैं, वो अपने आप इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वो कितने गंभीर हैं इस व्यवस्था के प्रति या राजनीतिक जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके प्रति कितने गंभीर है कि जिस पार्टी का मुखिया अपने एक प्रत्याशी के चयन में इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा हो, वो बिल्कुल उसमें तो कोई शक नहीं, वो एक पार्टी के तौर पर बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एज की उम्र होती है जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, रामगोपाल यादव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई अकेले में, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ खास बात हुई? क्योंकि रामगोपाल यादव खास अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, बड़ी पोस्ट में भी है समाजवादी पार्टी, फिर दोनों का अकेले मिलना क्या? और शिवपाल यादव की बात करें, शिवपाल यादव भी आपके जो एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है उनका समर्थन कर चुके हैं, तो क्या जो बाकी जो अखिलेश यादव है उसको और कमजोर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही, क्योंकि उनके साथ जो मजबूत स्थिति में लोग खड़े रहते हैं, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ दिखाई देंगे वो, चाहे रामगोपाल यादव है या शिवपाल यादव है? कोई किसी को कमजोर नहीं करता, अपने जो कार्यशैली है अखिलेश जी उससे कमजोर हो रहे हैं। अगर वो सुबह सपा या बसपा जो उनके सहयोगी थे उनके साथ वो समन्वय नहीं रख सके, उनके साथ वो उस गठबंधन को नहीं कायम रख सके, जो जिम्मेदारी उनकी थी। अगर आप उनको अपनी विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाते, अगर राष्ट्रपति प्रत्याशी जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो जो अपनी कैंपेनिंग के लिए आते हैं उसमें नहीं बुलाते, तो निश्चित रूप से जो आपके सहयोगी दल है अपने को अलग थलग महसूस करते हैं, और अगर वो अपने को अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो वो भी अपना कोई रास्ता चुनेंगे। सभी राजनीतिक दल अपने आप में स्वतंत्र हैं। और जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो दल जिसके साथ चुनाव में 2022 का चुनाव लड़ी, 2019 का चुनाव लड़ी, उसके अतिरिक्त अगर कोई राजनीतिक दल वो बीजेपी के नेतृत्व के साथ अपना काम करने की इच्छा जताता है, बिल्कुल काम करने की इच्छा रखते हैं, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डीपी जी तो उस पर निर्णय प्रदेश नेतृत्व की सहमति से केंद्रीय नेतृत्व लेता है। नहीं, ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व रहेगा, लेकिन दरवाजे खुले हुए और बीजेपी भी चाहेगी कि उनका जो कुनबा है और बढ़ता जाए। रविंद्र सिंह पटेल जी, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था अभी, रामगोपाल यादव जो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, उनकी मुलाकात हुई अकेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और शिवपाल यादव ने भी जो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जगदीप सिंह धनखड़ जी, उनको भी समर्थन दे दिया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जो अकेले, देखिए रामगोपाल यादव एक पार्टी में उनका बहुत बड़ा उनका नाम है, और जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में खटपट चल रही थी तो रामगोपाल यादव उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि जो वो कहते थे वही करते थे। अब उनका अकेले में मिलना इस तरह से, कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ मैसेज, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि आप उनके गठबंधन में क्या कुछ मैसेज जाएगा? देखिए, दो राजनीतिक व्यक्ति सामान्य शिष्टाचार में मिल सकते हैं। अब उनके आपस के बीच की, अब आप ही कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों का मिलन है, वो दो लोग मिले हैं, आपसे बात किए हैं, दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, दोनों का राजनीतिक तजुर्बा है, अनुभव है, किन मुद्दों में बात की है तो ज्यादा बेहतर आदरणीय प्रोफेसर साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में सामान्य शिष्टाचार भी एक चीज होती है जिसको लोग निभाते हैं, भेंट मुलाकात बिल्कुल, लेकिन रविंद्र जी, होते रहना चाहिए। उसी सामान्य शिष्टाचार में रणनीति भी बनती है और कई पार्टियों में उठा पटक भी होती है, आपको पता है। उसी सामान्य शिष्टाचार में वो सारी बातें होती है जो आगे चल के सरकार गिराती भी है, सरकार बनाती भी है, आपको ये पता, और आप मुस्कुरा भी रहे। दोनों स्थिति में ना तो प्रोफेसर रामगोपाल जी सरकार गिरा सकते हैं, नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शिष्टाचार जो मुलाकात होती है उन्हीं में, हम मध्य प्रदेश में भी ऐसी एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई थी। देखिए फिर 1.5 साल के बाद क्या हुआ, सरकार कांग्रेस की चले गई।
तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शिष्टाचार भेंट में ही बहुत सारी बातचीत होती है आगे भविष्य के लिए। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, गठबंधन के प्रवक्ता होने के नाते आज इस टीवी चैनल पे मैं इसको इस देखता हूँ कि जो सरकार की तरफ से नाकामियां रह जा रही हैं, जो सरकार का कानूनी प्रबंधन जनता के बीच में है वो नाकाबिले तारीफ है। इसी सब लेकर विषय को लेकर के प्रोफेसर राम गोपाल जी योगी आदित्यनाथ जी से मिले और उन्होंने बताया कि जो मैसेज जा रहा है, जो जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर रवि जी समय कम है, एक 10-15 सेकंड के लिए मैं लास्ट कमेंट भी ले लेता हूं। डीपी यादव जी लास्ट कमेंट। और इसमें भी जैसे कि बीजेपी के जो हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जिन्होंने कहा है कि जो भी आना चाहे वो आ सकता है, बिल्कुल इसमें कोई गम नहीं है, कोई दूसरी पार्टी भी आना चाह सकती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय करेगा। लेकिन लास्ट कमेंट जाते जाते 10-15 सेकंड के लिए आप प्लीज आपका। देखिए भागीरथी जी, जहाँ तक हमारा सवाल है भागीरथी जी, कहीं ना कहीं जो समाजवादी मूल्य हैं उन पे चलते हुए, समाजवादी विचारधारा पे चलते हुए समाजवाद का लक्ष्य मेरा। हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में इसीलिए जाने जाते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, कोई लुकी छिपी बात नहीं करते हैं। इस प्रकार से जाकर के अभी आपने कहा जिनका नाम लिया कि वो जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो वो पता नहीं क्यों मिले थे, किस उद्देश्य से। और आपके नेता ने तो समर्थन, आपके नेता ने भी तो समर्थन दे दिया उपराष्ट्रपति की जो उम्मीदवार हैं एनडीए के। जी बिल्कुल हमारे नेता ने तो वही तो मैंने कहा, जो हमारे नेता कहते हैं वो डंक के किचोट पर करते हैं। और चलिए तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ नया गठबंधन भी देखने को और मिलेगा, मुझे लगता है आने वाले दिनों में। चलिए समय बहुत कम है हमारे पास और समय भी खत्म हो गया, नहीं तो हम और चर्चा करते हैं। लेकिन आपसे मेहमानों का डीपी यादव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया और रविंद्र सिंह पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो माइक्रो प्लानिंग से क्या पूरा होगा बीजेपी का मिशन? क्योंकि बीजेपी अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी 24/7 आवर्स हमेशा चुनावी मोड में रहती है और एक राजनीतिक पार्टी के लिए होना भी चाहिए क्योंकि उसका काम है चुनाव लड़ना। लेकिन जिस तरह से यहां पर अब डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा जा रहा है, अब इसको देखना होगा इसका असर कितना होता है और जो विपक्षी पार्टी है वो कितनी मजबूती के साथ आने वाले 2024 में बीजेपी के सामने खड़ी होती है और जो बीजेपी का जो इस बार का जो सीट है 62 उससे आगे जाती है बीजेपी और पीछे जाती है। देखना होगा कि माइक्रो प्लानिंग से इसका असर कितना होगा 2024 में। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।